हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने जनरल साइंस के बायोलॉजी वाले पोर्शन में चैप्टर 1 न्यूट्रिशन को ख़त्म किया है, न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया है। उसके 3 वीडियो मैंने बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और उसमें हमने न्यूट्रिशन को बहुत ही डिटेल से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, हमारे पास बायोलॉजी में चैप्टर 2 है, दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। मानव में पाचन की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से अंग उसमें शामिल हैं, कौन कौन से ग्रंथियां उसमें शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पाचन विधि, पाचन प्रक्रिया को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि मानव का पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने मानव पाचन तंत्र का एक डायग्राम आपके सामने बनाया है। तो देखिए, इस डायग्राम की सहायता से हम लोग चीज़ों को सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मुख में क्या पाचन क्रिया होगी, फिर उसके बाद देखेंगे स्टमक में, आमाशय में क्या प्रक्रिया होगी। इस तरह से हम लोगों को पूरा भोजन का पाचन सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ना है। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इस डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी जो आउटलाइन है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको मेनली हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आहार नाल और पाचन ग्रंथि, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट लिया है सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए। और एक बात बताऊं आपको, मैंने यहाँ पे लिखा पूर्ण विकसित पाचन तंत्र, मतलब मानव में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र, फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन में पाया जाता है। जो छोटे छोटे जैसे हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो मानव एक जंतु वर्ग में एक सुपर एनिमल है, तो मानव में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। और इस पाचन तंत्र के 2 भाग हैं, आहार नाल, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए, मैंने इंग्लिश इनकी साथ साथ यहाँ पर लिख दी है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से कैच कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ क्लियर करूँ, यहाँ पर एक टर्म लिखा है ग्रंथि। इस ग्रंथि को मैं बताना चाहूँगा। ग्रंथि का मतलब है कोशिकाओं का वो समूह, कोशिकाओं का समूह जिससे कोई रस निकलता है। इसमें एंजाइम्स भी हो सकते हैं या हार्मोन्स हो सकते हैं। तो पाचन तंत्र के 2 भाग हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथि को डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब यहाँ समझिए डायग्राम से, हमारे माउथ से लेकर ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन, ये आहार नाल है। मतलब मुख से लेकर, माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक ये पूरा आहार नाल है। और इसके साइड में जो भी ऑर्गन जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिवर, यहाँ पे पैनक्रियाज, ये गॉल ब्लैडर, ये सब इसकी पाचन ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो देखिए, फिर आहार नाल को फिर हमने भागों में सिस्टमेटिक तरीके से बांटा है। आहार नाल का फर्स्ट पार्ट क्या है? मुख है, माउथ। दूसरा पार्ट है ग्रास नली, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है ईसोफेगस। फिर है आमाशय, ये रहा स्टमक। फिर उसके बाद छोटी आंत, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर और ये पूरा पोर्शन, ये छोटी आंत है। और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर पाई जाती है। इसकी लंबाई 6 मीटर पाई जाती है। और ये जो आप देख रहे होंगे चौड़ा वाला हिस्सा, ये है बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर पाई जाती है, लगभग 1.5 मीटर। अब देखिए, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है लेकिन फिर भी इसको छोटा बोला जा रहा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है लेकिन फिर भी उसको बड़ा बोला जा रहा है। तो इसके पीछे कारण है इनके डायामीटर का। छोटी आंत का डायामीटर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटी आंत का डायामीटर कम है और बड़ी आंत का डायामीटर बड़ा है। तो डायामीटर की बेसिस पर इसको लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है।
हमारी पूरी जो आहार नाल है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक, इसकी टोटल लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर पाई जाती है। 8 से 10 मीटर ये रेंज है। एक कोई ज़्यादा बड़ा लेंदी व्यक्ति है खली टाइप का तो उसकी ज़्यादा होगी, और कोई छोटा राजपाल यादव टाइप है तो उसकी आहार नाल की लंबाई कम होगी। तो 8 से 10 मीटर के बीच में ये वेरी करती है। देखिए अब आते हैं हम लोग इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखो, हमारे मुख में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जिनको बोलते हैं लार ग्रंथि। हम पढ़ेंगे जब मुख वाला पोर्शन सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके मैं सारे भाग पढ़ाऊंगा। तो मुख में है लार ग्रंथियाँ, सैलाइवरी ग्लैंड्स। फिर हम लोग देखेंगे लिवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में, और फिर इंटेस्टाइन में भी कुछ सेल पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे एंजाइम्स निकलते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लार ग्रंथि पढ़ेंगे हम लोग, यकृत पढ़ेंगे और अग्नाशय मतलब पैनक्रियास पढ़ेंगे। ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन तंत्र में और पाचन प्रक्रिया में हमारी सहायता करते हैं। तो ये पाचन तंत्र की एक आउटलाइन है जिसमें मैंने आप लोगों को कई सारे नाम यहाँ पर जैसे भी बताए हैं। ये लिवर है और लिवर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा थैली जैसा आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं पित्त की थैली या इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि पाचन की विधि क्या है। हमने जो भोजन ग्रहण किया है, जो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने भोजन को समझा है, अब इस भोजन का पाचन होगा कैसे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग मानव में पाचन प्रक्रिया को शुरू करते हैं, और इस पाचन क्रिया को हम लोग अपने आहार नाल के जो भी मुख्य भाग हैं उनमें हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे कि मुख में क्या पाचन होगा, आमाशय में क्या होगा, आंत में क्या होगा, बड़ी आंत में क्या होगा, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो भोजन पढ़ा है, ये भोजन एक जटिल यौगिक है। भोजन एक जटिल यौगिक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें, हमने 7 चीज़ें इसमें पढ़ी हैं टोटल। तो इनका मिश्रण है ये, इनका मिश्रण है ये। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहीं पर शुरू होगा, प्रोटीन का पाचन कहीं कंप्लीट होगा, ये मतलब वसा का पाचन कहीं शुरू हो जाएगा, कहीं पर ख़त्म होगा। मतलब ये है कि हमारा जो भोजन है वो आहार नाल के मुख से शुरू होकर और बड़ी आंत तक कुछ कुछ पाचन होता है। मतलब एक जगह पूरा पाचन नहीं होगा, अलग अलग भागों में कुछ पाचन होगा, फिर अगले भाग में कुछ और पाचन होगा। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया लास्ट तक चलती है। तो उसी भाग में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि मुख में क्या पाचन क्रिया होती है। मुख में, माउथ में हम लोग क्या पाचन क्रिया पढ़ेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग जानते हैं हमारे मुख में 3 संरचनाएं पाई जाती हैं पाचन से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित 3 संरचनाएं हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। पहला हमारे माउथ में है टंग। टंग मतलब जीभ। हमारे माउथ में है टीथ, दांत। पाचन से संबंधित 3 संरचनाएं हैं। तीसरा हमारे मुख में है सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं हिंदी में लार ग्रंथि। तो ये हमारे मुख में पाचन से संबंधित 3 संरचनाएं हैं। तो अब एक एक करके हम लोग इनको पढ़ते हैं। तो पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें पहला होगा, पहला टंग। टंग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल हम लोगों को जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, पूरा डिटेल बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। तो देखिए टंग की अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूँ तो कुछ टंग इस तरह से रहती है हमारे माउथ में। हमारे माउथ में टंग एक पेशीय संरचना है। पेशीय संरचना मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर। जीभ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। हमारी जीभ पर टेस्ट बड पाए जाते हैं। टेस्ट बड जिसको बोलते हैं स्वादग्राही
स्वादग्राही तंतु, जो स्वाद को बताने के लिए अलग अलग स्वाद के अलग अलग टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पेशीय संरचना है और टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड अलग अलग भाग में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे जीभ के आगे वाले भाग पर स्वीट टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, स्वीट मीठेपन के, मीठा स्वाद हमको जीभ के आगे वाले हिस्से से मिलता है। ऐसे साइड में यहाँ पर जीभ के दोनों तरफ साइड में ये रहता है सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन, यहाँ पर नमकीन वाली टेस्ट बर्ड। यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पाए जाते हैं खट्टे, खट्टे सार, और सबसे पीछे पाए जाते हैं बिटर, जिसको बोलते हैं कड़वा। यहाँ पर कड़वे स्वाद के टेस्ट बर्ड या स्वादग्राही तंतु पाए जाते हैं। तो टंग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, पेशीय संरचना है, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होगा, हमारे पाचन तंत्र में, पाचन प्रक्रिया में जीभ का मुख्य कार्य क्या होगा, पहला भोजन में लार को मिलाना। हम लोग पढ़ेंगे अभी, मुख में 3 संरचनाएं हैं जिसमें लार ग्रंथि भी पाई जाती है। तो भोजन को लार के साथ मिलाना, ये जीभ का मुख्य कार्य है। दूसरा, बोलने में मदद करना। स्पीच हम लोग जो बोल पा रहे हैं वो जीभ की सहायता से बोल पा रहे हैं, बोलने में मदद। और तीसरा है खाने को निगलने में सहायता करना, ये खाने को निगलने में भी सहायता करता है। तीसरा, निगलने में सहायता। तो देखिए हमने अपनी आहार नाल का जो फर्स्ट पार्ट है मुख, उसके 3 पार्ट हैं। उन 3 पार्ट में से पहला पार्ट पड़ा है जो है टंग, जीभ, पेशीय संरचना, टेस्ट बर्ड, मुख्य कार्य, और इसमें टेस्ट बर्ड कौन कौन से हैं, यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। देखिए पाचन तंत्र के फर्स्ट पार्ट मुख का, मुख में दूसरी संरचना पाई जाती है दांत, मतलब टीथ। अब टीथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पाचन क्रिया में किस प्रकार सहायता करते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दांत का अगर मैं एक जनरल छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो दांत कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। दांत का जो बाहरी सफ़ेद चमकदार परत है उसको बोलते हैं इनेमल, उसको बोलते हैं इनेमल। दांत की बाहरी सफ़ेद चमकदार जो परत है उसको इनेमल बोलते हैं। उसके बाद जो परत है उसको बोलते हैं डेंटाइन, और इसके अंदर एक कुछ लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं पल्प, PULP। तो अब देखिए दांत के बारे में हम लोग क्या और लिख सकते हैं कि दांत एक सफेद रंग की क्रिस्टलीय संरचना है, क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर। दांत मानव में कैसे हैं, सफेद हैं, वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठोस है, कठोर हैं। इनका काम क्या रहता है, इनका काम है भोजन को काटना एवं पीसना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और उसको पीसना है ताकि स्लरी सी बन जाए। वो भोजन जो है जितना अच्छे तरह से चबाया जाएगा, पीसा जाएगा, उसकी पाचन प्रक्रिया उतनी ही अच्छी होगी। तो देखिए दांत के मैंने कार्य आपको बता दी। अब दांत के बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। आप लोग जानते हैं कि मानव में 2 बार दांत आते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक बार दूध के दांत हैं और एक बार चाय के दांत हैं। तो मानव में 2 बार दांत आ रहे हैं, इसीलिए मानव को डाईफायोडोंट बोलते हैं, डाईफायोडोंट बोलते हैं। 2 बार दांत आना, 2 बार दांत आना,
डाइफायोडोंट। और मानव में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं। हेट्रोडोंट मतलब 4 विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और 2 बार दांत आते हैं इसीलिए डाइफायोडोंट कहते हैं। अब 4 प्रकार के दांत कौन से हैं वो देखिए। पहला प्रकार है इंसीजर, इंसीजर इसको बोलते हैं कृंतक। कृंतक मतलब काटने वाले। जैसे हम लोग को कोई चीज़ काटनी होती है तो आगे के दांतों का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ ऐसे काटनी हो तो आगे के दांतों में फंसा के उसको जोर लगाते हैं हम लोग, कृंतक। फिर है कैनाइन, इनको बोलते हैं रदनक। और रदनक का मतलब होता है फाड़ने वाले। जो हमारा साइड के जो दांत होते हैं नुकीले से, उसको बोलते हैं रदनक, ये फाड़ने के काम आता है। सी प्रीमोलर, इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और चौथा प्रकार है मोलर, और इसको बोलते हैं चवर्णक। देखिए, कृंतक आगे वाले दांत जो काटने के काम आते हैं, रदनक जो कोने वाले नुकीले से दांत जो किसी चीज़ को फाड़, जैसे जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके जो कैनाइन्स हैं, उनके जो रदनक हैं वो बाहर की ओर निकले रहते हैं। आप लोगों ने अगर कोई जैसे आजकल रामायण वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें जो राक्षस वगैरह होते हैं उनके यही नुकीले वाले दांत बाहर निकले होते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी हैं तो उनको मांस को फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है। प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक, मोलर टीथ चवर्णक, ये चबाने के काम आते हैं, उसको पीसने के काम आते हैं। हमारी जो दाढ़ है पीछे की तरफ चौड़ी चौड़ी, उनको प्रीमोलर और मोलर बोलते हैं। अब इनका अरेंजमेंट कैसा है, हमारे जबड़े में हमारे जो मुख गुहा है जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, इसमें हमारे दांतों का अरेंजमेंट कैसा है उसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म यूज़ किया है जिसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। उसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। और डेंटल फॉर्मूला हम लोग लिखते कैसे हैं, देखिए, इंसीजर का आई, कैनाइन का सी, प्रीमोलर का पी और मोलर का एम। ऐसे ही नीचे के लिए आई सी पी एम। मैं ऊपर वाला पोर्शन को रब कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ से डेंटल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए, डेंटल फॉर्मूला को समझने के लिए मान लीजिए ये मेरा ऊपर वाला जबड़ा है और ये वाला नीचे वाला जबड़ा है। हमने अपर जॉ और लोअर जॉ को अलग अलग बनाया है। मैंने अपर जॉ को 2 भागों में बांट दिया और लोअर जॉ मतलब ऊपर वाले जबड़े को 2 भागों में बांट दिया और नीचे वाले जबड़े को 2 भागों में बांट दिया। तो हमने कुल हमारे मुख को 4 भागों में बांट दिया। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 हिस्सों में बांट दिया इसको। तो देखिए, इस वाले भाग में जो आगे ये दांत है हमारा, इसको बोलेंगे इंसीजर आई। ये जो नुकीला वाला दांत है इसको बोलेंगे कैनाइन। फिर थोड़ा सा चौड़ा वाला दांत है इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और जो और चौड़ा वाला दांत है इसको बोलते हैं मोलर। इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, आई सी पी एम। ऐसे यहाँ पे होगा आई सी पी एम, आई सी पी एम, ऐसे यहाँ पर आई सी पी एम। तो देखिए, डेंटल फॉर्मूला आई सी पी एम के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए, बच्चों में जो डेंटल फॉर्मूला है, बच्चों में वो है, देखिए, आई सी पी एम बटे आई सी पी एम, ये आता है 2102, 2102। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझिए कि बच्चों में इंसीजर की संख्या है 2, कैनाइन की संख्या है 1, प्रीमोलर की संख्या 0 और मोलर की संख्या 2। मतलब बच्चों में ये 2 पाए जा रहे हैं, कैनाइन 1 पाया जा रहा है, प्रीमोलर 0 पाए जा रहे हैं और मोलर 2 पाए जा रहे हैं। कुल मिला के ये है इसमें। तो देखिए, कुल अगर दांतों की संख्या पता की जाए,
तो देखो 2 और 1 3 और 2 5, 5 यहाँ पाए जाएंगे, 10 हो गए और 10 ही नीचे पाए जाएंगे। तो कुल कितने दांत हो गए बच्चों में? 20 दांत हो गए। मतलब बच्चों में जो दूध के दांत पाए जाते हैं, जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं, तो बच्चों में दूध के दांत कितने हैं? 20 हैं, 20। अब इसी को अगर मैं वयस्क में लिखूं कि वयस्क में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो वयस्क में डेंटल फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। अब वो बन जाएगा, देखिए ICPM ये बन जाएगा 2 1 2 3 2 1 2 3। अब देखिए अब कितने आ रहे हैं संख्या? 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। जब एक पोर्शन में 8 है तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी कितने हो गए? 16, 8 8 8 8, कुल कितने हो गए? 32 हो गए। अब 20 थे बचपन में और वयस्क में आ गए 32। इसका मतलब 12 दांत और एक्स्ट्रा आ गए हैं एडल्ट स्टेज में, वयस्क अवस्था में। और ये जो 12 दांत आए हैं ये केवल एक ही बार आते हैं, ये बचपन में नहीं आए हैं, ये केवल वयस्क में आए हैं। तो इसका मतलब ये जो 12 दांत हैं, ये जो 12 दांत हैं वो मोनोफायोडोंट हैं, ये केवल एक बार आते हैं। और ये जो 20 दांत हैं वो 2 बार आते हैं, एक तो बचपन में आ गए, फिर टूटेंगे, फिर दोबारा आएंगे। तो इसको बोलते हैं डाईफायोडोंट। तो स्पेशल याद रखना है, मानव में कुल 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए उसको डाईफायोडोंट कहते हैं। उनमें से 20 दांत जो हैं वो 2 बार आते हैं और 12 दांत जो हैं वो केवल एक बार आते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को टीथ के बारे में बताया। और इसमें और देखिए क्या बन सकता है क्वेश्चन, कि ये जो इनेमल है ये मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोरतम पदार्थ। कठोरतम, मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ क्या है? वो इनेमल है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट नामक यौगिक से बना होता है। ठीक है। और एक चीज देखिए, अगर हमारे दांतों में, अगर हमारे मुख में पीएच वैल्यू, पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे चल के, अगर पीएच वैल्यू लंबे समय तक एसिडिक रहेगी, लंबे समय तक एसिडिक रहेगी मतलब पीएच 7 से कम रहेगी, तो ये इनेमल धीरे 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 इरोड होने लगता है, खत्म होने लगता है। और फिर दांतों में वही समस्या शुरू हो जाती है जिसको डेंटल कैविटीज़ कहते हैं। तो इसीलिए टूथपेस्ट वगैरह में फ्लोराइड आयंस को मिला दिया जाता है, ताकि जो डेंटल कैविटी वाली समस्या है उससे हमको ट्रीटमेंट मिल सके। तो टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड पाया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो फ्लोराइड आयंस के लिए वहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये था हमारा विशेष रूप से दांतों के बारे में, हमारे पाचन क्रिया में किस प्रकार सहायता कर रहे हैं, कितने प्रकार के दांत हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या है, बच्चों में क्या है और बड़ों में क्या है। तो यही इंपॉर्टेंट है दांत में, और इससे ज़्यादा कुछ भी आप लोगों के यहाँ नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं माउथ में पाई जाने वाली तीसरी स्ट्रक्चर, जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं। देखिए तीसरी स्ट्रक्चर है 1.3 लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड। मैंने आप लोगों को ग्लैंड बताया कि ग्लैंड क्या है, कि कोशिकाओं का समूह जिसमें से कोई जूस या कोई रस निकलता है, और वो जूस या रस में क्या होगा, या तो एंजाइम्स होंगे या हार्मोन्स होंगे, पानी भी हो सकता है उनके कंपोजिशन में। तो देखिए लार ग्रंथि का काम क्या है, पहले वो बता देता हूँ आपको, कि लार ग्रंथि से निकलती है लार, जिसको बोलते हैं सलाइवा, और इस सलाइवा में 95% तो वाटर ही है, 95% वाटर है। बाकी का जो पोर्शन है उसमें पाया जाता है म्यूसिन, उसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, और उसमें पाया जाता है टाइलिन, एक एंजाइम है टाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन सलाइवा है, जो हमारी लार है, वो चिकनी है, वो चिकनी है।
जैसे हम कभी कभी नोट वगैरह गिनते हैं तो ऐसे करके नोट गिन लेते हैं, क्योंकि ये म्यूसिन है इसमें। तो इससे क्या होता है, म्यूसिन का क्या काम है कि ये चिकनाई प्रोवाइड करती है, चिकनाई, भोजन को चिपचिपा बना देती है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लाइसोजाइम ये करता है एंटी बैक्टीरियल काम। हमारे भोजन में अगर कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको किल करने का काम लाइसोजाइम करता है। ये अच्छा आपने देखा होगा कि जो जैसे जानवर हैं, जैसे कुत्ते हैं या बंदर हैं या कोई मांसाहारी जानवर हैं, उनकी सलाइवा में लाइसोजाइम ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए वो अपने घावों को ऐसे ही चाट चाट के सही कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सलाइवा में लाइसोजाइम की कंसंट्रेशन, इसकी अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है। टाइलिन एक एंजाइम है। ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव में भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। हमने जो भोजन ग्रहण किया उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल है, फाइबर है, विटामिन्स है। तो उनमें से जो स्टार्च वाला पोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च वाला पार्ट है, उसका डाइजेशन कौन करेगा? टाइलिन। इसका मतलब कि मानव में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है जी। तो देखिए हमारी लार ग्रंथि से क्या निकला? सलाइवा। सलाइवा का ये मैंने कंपोजिशन बताया। कंपोजिशन में म्यूसिन ये चिकनाई देता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है और टाइलिन ये स्टार्च का पाचन करता है। और देखें इसमें कि कभी कभी सलाइवरी ग्लैंड्स में हो जाता है इन्फेक्शन, और उससे ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं, इस बीमारी का नाम है मम्स डिजीज। मम्स डिजीज वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेलिंग आ जाती है और इसको बोलते हैं मम्स डिजीज। तो ये था हमारे मुख में पाचन क्रिया से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मुख में 3 संरचनाएं हैं, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, और तीनों को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को इसमें क्लियर किए हैं। अब हम लोग आएंगे इसके सेकंड पार्ट पर, और वो सेकंड पार्ट होगा इसका ग्रासनली और ईसोफेगस। देखिए पाचन तंत्र का दूसरा भाग है ग्रासनली या ईसोफेगस। ईसोफेगस इसका क्या काम रहेगा? देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा मुख जो है उसमें यहाँ भोजन पहुँचा, भोजन को काटा गया, भोजन को पीसा गया दांतों की सहायता से, जीभ ने लार की मिक्सिंग कर दी भोजन के साथ, भोजन जो है वो चिकना हो गया, और भोजन को अब जब स्वेलोइंग की जाएगी, भोजन को जब निगला जाएगा तो यहाँ पर एक वर्टिकल, एक तरह से पाइप नुमा स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक वर्टिकल पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भोजन आएगा। आप लोग खुद देखिए कि जब किसी वर्टिकल पाइप में से ऐसे कोई चीज़ गिराई जाएगी वो तो स्पीड से नीचे गिर जाएगी, और आप लोग देख रहे हैं कि ईसोफेगस माउथ और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। जो ग्रास नली है वो माउथ को आमा से ऐसे जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ से भोजन जो है वो सीधा इसमें गिर जाएगा अगर ये वर्टिकल पाइप है तो। इसके समाधान के लिए भगवान ने ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें फिट की हैं। हमारी ईसोफेगस में एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्रमांकुचन। क्रमांकुचन या इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब इसको ऐसे समझिए, आप लोगों ने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा कि जब कोई सांप जो है अपने किसी प्रे को खाता है, मतलब किसी चूहे या फ्रॉग को खाता है, तो उसको मुंह में भर लेगा, फिर अपनी बॉडी को आगे करेगा पीछे करेगा, आगे करेगा पीछे करेगा, और उसको अपने अंदर ले लेता है। या एक और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, जब हम अपने घर में पर्दे टांगते हैं तो उसमें हम लोगों को वो एक कोई धागा या तार फंसाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस धागे में पेन बांध लेते हैं और ऐसे ऐसे करके उसको खोलते जाते हैं और वो धागा उसमें चला जाता है। या जैसे हम लोग को कभी पजामे में नाड़ा डालना हो तो हम लोग पेन बांधेंगे उस नाड़े में और पजामे को ऐसे करेंगे खींचेंगे, ऐसे करेंगे खींचेंगे, वो नाड़ा जो है उसके अंदर आ जाएगा।
तो इसी प्रकार की गति को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या क्रमांकुचन। ये मूवमेंट पूरी आहार नाल में पाया जाता है। भोजन को धीरे धीरे एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने के लिए एक स्पेशल मूवमेंट पाया जाता है, उसका नाम क्या है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या क्रमांकुचन गति। और एक विशेष बात कि ग्रास नली में भोजन की कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी पाचन रस या कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मुख को आमाशय से जोड़ना, मुख को आमाशय से जोड़ना, केवल इतना काम है इसका, और कोई काम इसमें पाचन क्रिया वगैरह कुछ नहीं होती है। एक और छोटी सी बात क्लियर करूं आपको कि मुख में जो भोजन को काटा गया, भोजन को पीसा गया है, भोजन में लार मिल गई है और भोजन को निगला जाएगा, तो निगला किस फॉर्म में जाएगा? भोजन एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। भोजन को निगलने के लिए बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोलते हैं बोलस। मतलब यहाँ पर भोजन जब यहाँ ईसोफेगस में आएगा तो किस रूप में आएगा? बॉल के रूप में आएगा। उस बॉल को बोला जाता है बोलस, BOLUS, बोलस। अब हम लोग देखते हैं तीसरा भाग। यह है पाचन तंत्र का तीसरा भाग, आमाशय, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है स्टमक का। तो देखिए सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए, ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे जैसी आकृति का अंग है, ऑर्गन है। अब इसमें क्या क्या मेन काम होते हैं वो देखिए। ग्रास नली के द्वारा भोजन बोलस के रूप में हमारे स्टमक में आएगा, और स्टमक में क्या क्या चीज़ें होंगी वो देखते हैं हम लोग। तो स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे भोजन हमारे स्टमक में रहता है। और स्टमक में क्या पाया जाएगा? देखो स्टमक में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक है, ये कोशिकाओं के नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि आजकल साइंस में भी बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो जो भी बेसिक में से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एक है पाइलोरिक सेल और दूसरी है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, पाइलोरिक सेल से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। मैं एक एक करके सब बताऊंगा आपको। गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस। और ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है कंसंट्रेट HCl, और ऑक्जेंटिक सेल को ही बोलते हैं पैराइटल सेल। इंग्लिश में नाम चाहे आप लोग हिंदी में लिखोगे तो पाइलोरिक ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि नाउन है, नाउन की इंग्लिश और हिंदी सेम रहती है, पाइलोरिक कोशिका। तो देखिए हमारे आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहेगा, और आमाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पाइलोरिक सेल जिससे निकलता है जठर रस, जो भोजन के पाचन में सहायता करेगा, अभी हम लोग देखेंगे उसको। और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, जिससे क्या निकलता है? कंसंट्रेटेड HCl। अब देखिए यहां पर है कंसंट्रेटेड HCl, और HCl आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड ये जो है हमारे आमाशय को ही खा जाएगा, हमारे आमाशय का ही पाचन कर देगा। इससे बचने के लिए आमाशय की यहाँ दीवारों पर एक स्पेशल लेयर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस की लेयर पाई जाती है, एक चिपचिपा पदार्थ है म्यूकस, उसकी लेयर पाई जाती है जो हमारे आमाशय का पाचन होने से रोकता है। और इस म्यूकस की हर 23 से 24 घंटे बाद नई परत बनती है, अपने आप ऑटोमेटिक बनती है। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो कंसंट्रेटेड HCl हमारे आमाशय का ही पाचन कर देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर आप लोगों को याद हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का तेजाब भी कहते हैं।
अब यहाँ देखिए गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जूस शामिल हैं, मतलब कौन कौन से एंजाइम्स शामिल हैं वो हम लोग देखते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में ये इंपॉर्टेंट है दोनों प्रकार की सेल। देखिए गैस्ट्रिक जूस में जठर रस जिसको बोलते हैं, दो प्रकार के एंजाइम हैं। एक है पेप्सिनोजिन और एक है प्रोरेनिन। पेप्सिनोजिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन, और प्रोरेनिन नामक एंजाइम मिल्क प्रोटीन का पाचन करेगा। मिल्क प्रोटीन आप लोगों को याद होगा, आपने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा है। मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन है कैसीन। मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन कैसीन, ये रहा। अब एक चीज देखिए, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। इनको एक्टिव फॉर्म में लाने का काम कौन करेगा? कंसंट्रेटेड HCl। जो ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करती हैं कंसंट्रेटेड HCl, वो पेप्सिनोजिन को किस में बदल देंगी? पेप्सिनोजिन बदल जाएगा पेप्सिन में, और प्रोरेनिन बदल जाएगा रेनिन में, रेनिन में बदल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए आप लोग, रेनिन नामक एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चों में ही दूध पीने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और जो लोग दूध नहीं पीते हैं उसमें रेनिन एंजाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में दो प्रकार के एंजाइम हैं, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म में कौन लेकर आएगा? कंसंट्रेटेड HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl का एक काम समझ में आ गया कि ये जो इनएक्टिव एंजाइम है उनको एक्टिव करने का काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि अगर हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको किल करने का काम भी कंसंट्रेटेड HCl करता है। तो कंसंट्रेटेड HCl के दो मुख्य काम हो गए। HCl के दो मुख्य कार्य हो गए। पहला, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, और दूसरा भोजन के साथ आए बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु को नष्ट करना। तो कंसंट्रेटेड HCl के दो मुख्य कार्य हमारी समझ में आ चुके हैं। अब देखिए ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कैसे काम करेंगे। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, देखिए हमारे भोजन में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन, और प्रोटीन हम लोग जानते हैं किससे मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीन की जो सिंपलर यूनिट है वो क्या है? अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या मिलेगा हमको? अमीनो एसिड्स मिलेंगे, या हमको पेप्टाइड्स मिलेंगे, मतलब कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे होंगे। प्रोटीन में बहुत बड़ी बड़ी चेन है अमीनो एसिड्स की। तो ये पेप्सिन एंजाइम अमीनो एसिड्स को अलग कर देगा, या कुछ अमीनो एसिड आपस में जुड़े भी रहेंगे तो उनको बोलेंगे पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स या डाइपेप्टाइड्स। तो हम लोग सिंपल ये लिख लेते हैं कि प्रोटीन पेप्सिन इनका डाइजेशन करेगा तो हमको अमीनो एसिड या पेप्टाइड्स मिल जाते हैं। और मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन है कैसीन, इसका डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन। रेनिन स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहाँ पे डबल एन है। रेनिन की स्पेलिंग में डबल एन आता है। और एक एंजाइम है जो किडनी से निकलता है जिसको RENIN कहते हैं, तो उस डिफरेंस को याद रखना है। और हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रेनिन, रेनिन। तो कैसीन का डाइजेशन करेगा रेनिन, और यहां बन जाएगा पैराकैसिनेट, या हम लोग बोल देंगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना। हम लोग जैसे ही दूध पीते हैं दूध हमारे स्टमक में जाएगा, और स्टमक में जो रेनिन है वो उसके कैसीन वाले पोर्शन को डाइजेस्ट करेगा, और उसी को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे आमाशय की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और इम्पोर्टेंट बातें देखिए,
कि यहाँ पे पाया जा रहा है कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पर pH क्या रहेगी, pH रहेगी 7 से कम, क्योंकि HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लोग जानते हैं जहाँ पर एसिड होते हैं, जहाँ पर अम्ल होते हैं, वहाँ पर pH 7 से कम होती है और बहुत कम रहती है। ये pH जो है लगभग 1.5 से लेकर 3.0 तक रहती है ये pH। तो हमारे मुख में, एक बार दोबारा से बताता हूँ, मुख में हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन को काटा गया, पीसा गया, बोलस बन गया, ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में पहुंचा, स्टमक में पेप्सिन और रेनिन ने केवल प्रोटीन वाले भाग का पाचन किया है और हमारे माउथ में केवल स्टार्च वाले भाग का पाचन हुआ है। तो अभी तक केवल स्टार्च और प्रोटीन का पाचन हुआ है, बाकी का जो फैट है वो अभी एज सच बचा हुआ है। और हमारे जो मुख की pH है वो 7 से थोड़ी सी ज़्यादा है। हमारे जो मुख की pH है वो बेसिक है, एल्कलाइन है, लेकिन जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हमारी जो माउथ की pH है वो 7 से कम आ जाती है, वो एसिडिक हो जाती है और वहाँ पर फिर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं या जो खाना खाने के बाद हम लोग सौंफ वगैरह खाते हैं, वो हमारे माउथ की pH को दोबारा से एल्कलाइन कर देती है। एल्कलाइन मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। फिर स्टमक में अगेन हमारी जो pH है वो एसिडिक हो गई। क्यों? क्योंकि एसिडिक pH में ही, एसिडिक मीडियम में ही ये जो एंजाइम्स हैं पेप्सिन और रेनिन, ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो हमारा जो फूड है यहाँ पे अभी उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, केवल प्रोटीन वाले भाग का डाइजेशन हुआ है। और जो यहाँ पर एक स्लरी सी बन जाती है, मतलब भोजन HCl में मिल गया है, एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट हैं, केवल प्रोटीन वाले भाग का पाचन हुआ है, तो यहाँ पर जो भोजन का तरल भाग बन जाता है, एक स्लरी सी बन जाती है, उसको बोलते हैं चाइम, CHYME। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो हमारे स्टमक में भोजन का जो अब तरल भाग बन गया है उसको स्लरी, जो स्लरी बन गई है उसको चाइम बोलते हैं। अब ये चाइम जाएगा, देखो यहाँ से, अब ये जाएगा छोटी आंत वाले हिस्से में। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गई है, ये छोटी आंत ये है। अब यहाँ पर फिर भोजन का जो बचा हुआ पोर्शन है उसका पाचन शुरू हो जाएगा। देखिए पाचन तंत्र का चौथा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या इसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। छोटी आंत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायामीटर छोटा है, हालांकि इसकी लंबाई तो लगभग 6 मीटर होती है। अब देखिए यहाँ से इस वाले पोर्शन से छोटी आंत ये शुरू हो चुकी है। मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ। ये छोटी आंत है, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक। छोटी आंत का ये जो पहला वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र या इसको बोलते हैं ग्रहणी। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रहणी या हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम या हम लोग इसको बोलते हैं पक्वाशय। इसको बोलते हैं पक्वाशय। हम लोग अभी इस पक्वाशय वाले भाग की बात करेंगे। फिर जो मिडिल में आ जाता है उसको बोलते हैं जैजैनम, जैजैनम। और जो लास्ट वाला भाग बचता है इसको बोलते हैं इलियम। तो देखिए छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जैजैनम और इलियम। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे इस ड्यूडेनम वाले भाग को। इस ड्यूडेनम वाले भाग में आप देख रहे हैं 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं। एक है पैनक्रियाज और एक है लिवर, यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह से 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं। तो देखिए छोटी आंत में यहाँ भोजन पहुँचा, हमारे आमाशय से ये भोजन पहुँच गया है और इसकी pH है एसिडिक। स्टमक से आए हुए भोजन में कंसंट्रेटेड HCl वगैरह मिक्स है, इसकी pH है एसिडिक। अब यहाँ ड्यूडेनम वाले भाग में लिवर से निकला हुआ रस मिलेगा और यहाँ पैनक्रियाज से सीक्रेट हुआ रस मिलेगा। मतलब यहाँ पक्वाशय में 2 प्रकार के रस हमको मिलेंगे, 2 प्रकार के जूस, 2 प्रकार के एंजाइम्स
हमको मिलेंगे। पक्वाशय में देखो, इस पक्वाशय में 2 प्रकार के रस कौन कौन से आएंगे। हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ये जो पत्ती जैसी आकृति है, इससे निकलता है या इसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नाशय। इससे जो जूस निकलेगा उसको बोलेंगे पैनक्रिएटिक जूस या पैनक्रिएटिक रस। और लिवर से जो निकलेगा, लिवर से, उसको बोलेंगे हेपेटिक जूस, हेपेटिक जूस, या हम लोग उसको बोलते हैं यकृत रस। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो ड्यूडेनम वाला भाग है, जो छोटी आंत का पहला भाग है, जिसको हम लोग पक्वाशय कहते हैं, उसमें 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, लिवर और अग्नाशय। लिवर से जो निकलेगा उसको बोलेंगे यकृत रस, और पैनक्रियास से जो निकलेगा उसको बोलेंगे अग्नाशय रस। अब हम लोग अग्नाशय रस और यकृत रस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर भोजन का क्या पाचन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पैनक्रियास से जो जूस निकला है वो है पैनक्रिएटिक जूस, या इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से जो रस निकला वो है अग्नाशय रस, और इस अग्नाशय रस को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस मतलब इसमें जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो पूरे भोजन का पाचन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं या केपेबल है। तो देखिए, अग्नाशय रस में कौन से 3 एंजाइम्स निकलते हैं। एक है ट्रिप्सिन, एक है एमाइलेज, और एक है लाइपेज, और एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और लाइपेज वसा का पाचन। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है। भोजन में उपस्थित वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो वसा का पाचन शुरू होता है यहाँ छोटी आंत का जो आगे वाला भाग है, जिसको हम लोग पक्वाशय कहते हैं या छोटी आंत कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में छोटी आंत ही दिया हुआ है तो वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, छोटी आंत से शुरू होता है। उसको पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइपेज एंजाइम है। तो ये मैंने आप लोगों को अग्नाशय से निकलने वाले रस और उसके 3 एंजाइम्स के बारे में अभी बताया है। अभी हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे यकृत से निकलने वाले कौन से एंजाइम्स हैं या कौन से रस हैं। अब वो देखिए, यकृत से निकलता है यकृत रस, या हम लोग इसको बोल सकते हैं बाइल जूस। इस बाइल जूस में 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो बाइल जूस में 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इन पिगमेंट का रंग है पीला। इन पिगमेंट का रंग कैसा है, पीला है। तो यकृत से निकलता है बाइल जूस, और बाइल जूस में 2 पिगमेंट है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और कुछ सॉल्ट भी पाए जाते हैं, और वो सॉल्ट हैं सोडियम टोरोकोलेट। टोरोकोलेट, अच्छा हिंदी में भी इनको ऐसे लिखेंगे, सोडियम टोरोकोलेट। तो नाउन है, इसको हिंदी और इंग्लिश में सेम लिखा जाता है। तो बाइल जूस में 2 पिगमेंट हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और एक सॉल्ट है सोडियम टोरोकोलेट। ये जो पिगमेंट है और ये जो सॉल्ट है, ये करते हैं वसा का इमल्सीकरण। ये क्या करते हैं, ये वसा का इमल्सीकरण करते हैं। अब इमल्सीकरण क्या है उसको समझिए। देखिए,
आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों पर जब गंदगी लग जाती है तो केवल पानी से हम उसको साफ़ नहीं कर सकते हैं, हमें साबुन या डिटर्जेंट की जो ज़रूरत पड़ती है। तो साबुन या डिटर्जेंट उस गंदगी का इमल्सीकरण कर देते हैं। सेम चीज़ जैसे अभी तक हमारे वसा का पाचन नहीं हुआ था, क्योंकि वसा जो है वसा पानी में नहीं घुलता है, तो वसा तब घुलेगा पानी में जब उसका इमल्सीकरण हो जाएगा। और वसा का इमल्सीकरण कौन करते हैं? जो लिवर से निकलने वाले जूस हैं जिसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और सोडियम टोरोकोलेट मौजूद हैं, इनकी उपस्थिति में वसा का इमल्सीकरण होगा। मतलब वसा पानी में घुल गया है, केवल वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम, जो किससे निकला है? जो अग्नाशय से निकला है। बात आ रही है आप लोगों के समझ में कि लिवर से निकलने वाले जूस फैट का, वसा का पाचन नहीं करते हैं, वो पाचन में सहायता करते हैं। पाचन कौन करेगा? पाचन करेगा एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। ठीक है। देखिए, हम लोग छोटी आंत का जो अग्रभाग है, जिसको हम लोग पक्वाशय कहते हैं, उस पक्वाशय की बात कर रहे हैं। अग्नाशय से निकलने वाला जूस है अग्नाशय रस, लिवर से निकलने वाला जूस है यकृत रस। लिवर जूस में दो पिगमेंट हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और सोडियम टोरोकोलेट नामक एक नमक या एक सॉल्ट पाया जाता है। यहाँ पेनक्रियास से जो एंजाइम्स हैं वो हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। यहाँ जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है और सोडियम टोरोकोलेट है, वो फैट का करता है इमल्सीकरण, मतलब फैट पानी में घुल गया। अब उस फैट का डाइजेशन कौन करेगा? लाइपेज करेगा। अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। अब मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मिश्रित ग्रंथि। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्या है? देखिए, ग्रंथि दो प्रकार की हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी को बोलते हैं एंडोक्राइन और बाह्यस्रावी को बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो इसका मतलब मिश्रित ग्रंथि को क्या बोलेंगे? मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन। तो ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज, ये दोनों तरह का ग्रंथि है, दोनों तरह का ग्लैंड है। अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अंतःस्रावी कैसे? देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि वो है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स। और बाह्यस्रावी ग्रंथि वो है जिससे एंजाइम्स निकलते हैं। बात को समझिए, एक्सोक्राइन ग्रंथि वो है जिससे एंजाइम्स निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि वो है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। और पैनक्रियास से दोनों ही चीज़ें होती हैं। पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है थी वाला, उसमें एंजाइम्स हैं इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन। अच्छा, ये सारा जो मैं अभी बता रहा हूँ पैनक्रियास के बारे में, हमारे इसमें जनरल साइंस में, बायोलॉजी में ही चैप्टर आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वहाँ मैं इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। अभी के लिए बता देता हूँ, अग्नाशय एक मिश्रित टाइप की ग्रंथि है जिससे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। हमारे पाचन में केवल एंजाइम्स का यूज़ है, तो मैंने एंजाइम्स को बताया है। एंजाइम्स 3 हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और हार्मोन्स का केवल मैंने अभी नाम लिखवा दिया है। 3 हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। अब देखिए, भोजन यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ। अच्छा, भोजन आगे कैसे बढ़ेगा? वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, क्रमांकुचन गति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको। अब भोजन पहुँच जाएगा यहाँ छोटी आंत में। अच्छा, छोटी आंत में भोजन का लगभग पाचन जो है वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंजाइम्स, बहुत सारे रस इसमें से निकलते हैं। इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जूस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब एक चीज़ देखें, मैंने छोटी आंत के आपको
अच्छा, मैंने छोटी आंत का अभी केवल आप लोगों को जो इनिशियल पार्ट है ड्यूडेनम उसके बारे में बताया है। हम लोग इस वाले पोर्शन को अभी और डिस्कस करते हैं। तो जो छोटी आंत का दूसरे और तीसरे भाग हैं उसको देखते हैं हम लोग। हम लोग जो पहला वाला भाग है पक्वास है उसको पढ़ चुके हैं, मतलब ड्यूडेनम को। अब हम लोग आ रहे हैं जेजेनम और इलियम, इस वाले पोर्शन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटेस्टाइन, यहाँ पर निकलता है आंत्र रस, आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं? देखिए इसमें मिलता है इरिप्सिन, इसमें मिलेगा माल्टेज, एमाइलेज और लाइपेज, और भी बहुत सारे एंजाइम्स इसमें मिलते हैं। सबसे ज़्यादा रस का सीक्रेशन हमारी इंटेस्टाइन में ही होता है और भोजन का लगभग पाचन पूर्ण हो जाता है इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा पाचन इंटेस्टाइन में ही होता है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में पांचवा भाग है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए एक बार इसको मैं बस डायग्रामेटिक रूप से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये वाला भाग है सीकम, कोलोन, और यहाँ रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय, अभी मैं बता दूंगा डायग्राम से। इसको बोलते हैं उंडुक, उंडुक। देखिए ये वाला जो भाग है ये है सीकम, ये कोलोन, और ये वाला भाग रेक्टम। बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ केवल जल और मिनरल का अवशोषण होता है, जल और मिनरल का अवशोषण, और किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और अगर हमारे बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है इकोलाई, वो इकोलाई बैक्टीरिया विटामिन के का संश्लेषण यहाँ पर करता है। तो देखिए हम लोगों ने मानव में पाचन प्रक्रिया में ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है। मैं एक बार आपको ये पूरा डिटेल में दोबारा से बताऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। तो देखिए भोजन का पाचन हमने मुख से प्रारंभ किया। हमारे मुख में 3 प्रकार की संरचनाएं हैं। हमारे मुख में टंग, जीभ है, दांत और लार ग्रंथि। जीभ का मुख्य कार्य है कि वो भोजन को लार के साथ में मिक्स कर देती है और भोजन को निगलने में सहायता करती है। हमारे मुख में दूसरी संरचना है टीथ। ये हमारे भोजन को छोटे छोटे भागों में काट देते हैं, पीसते हैं, एक लिक्विड जैसा पेस्ट बना देते हैं, और उस लिक्विड जैसे पेस्ट को यहाँ बोलते हैं बोलस। और जब ये बोलस बन गया तो ये ईसोफेगस के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा पहुँच जाएगा स्टमक में। स्टमक में भोजन के केवल प्रोटीन वाले भाग का पाचन होगा, और 2 एंजाइम हैं पेप्सिन और रेनिन। रेनिन का काम है जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, उसको डाइजेस्ट करना, और कंसंट्रेटेड HCl भी यहाँ आमाशय में पाया जाता है, जिसका काम है कि उन पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिवेट करना और भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को, बैक्टीरियाओं को किल करना। उसके बाद भोजन पहुँचता है यहाँ पक्वाशय में। पक्वाशय में 2 ग्रंथियाँ हैं, यकृत और अग्नाशय। इन दोनों के रस यहाँ पर आकर मिलते हैं, और यहाँ पक्वाशय वाले भाग में भोजन का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन होता है। और पैनक्रियाज, अग्नाशय से निकलने वाले जूस को हम लोग पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। यहाँ यकृत से निकलने वाले रस में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और सोडियम टोरोकोलेट पाया जाता है। और एक विशेष बात, यहाँ पर आप लोगों को एक थैले जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर। इसका काम क्या है? इसका काम है कि लिवर से जब जूस निकलता है तो वो सीधे
पक्वाशय में ना आकर कुछ समय के लिए इस पित्त की थैली में संचित होता है, स्टोर होता है। पित्त की थैली में बाइल जूस का निर्माण नहीं होता है। पित्त की थैली केवल उसको स्टोर करने के काम आती है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ पर स्टोन बन जाता है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो उनको पित्त की थैली को ही हटा देते हैं। तो अगर ये पित्त की थैली हट जाती है तो डाइजेशन में थोड़ी सी समस्या आती है और फिर आदमी उसके बाद उसमें एडजस्ट कर लेता है। तो हमारे भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन यहाँ पर होता है और छोटी आंत में ही भोजन का पाचन लगभग पूरा हो जाता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण और मिनरल का अवशोषण होता है। और यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स और हिंदी में इसको बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। अपेंडिक्स ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो अब हमारे किसी काम का नहीं, पहले कभी काम करता होगा, अब वो किसी कार्य का नहीं है। तो अपेंडिक्स कृमि रूप परिशेषिका एक वेस्टिजियल टाइप का ऑर्गन है, अंग है। तो देखिए ये था पूरा मानव में भोजन के पाचन के बारे में। हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए हैं। आप लोगों को एंजाइम्स और किस जगह वो उनका सिक्रेशन हो रहा है ये सब उनकी लोकेशन भी याद रखनी है। जैसे आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन। पक्वाशय में निकलता है ट्रिप्सिन और यहाँ छोटी आंत में निकलता है इरिप्सिन। तो इनके एंजाइम्स के नाम और उनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं यहाँ पर, आमाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं इंपॉर्टेंट हैं, पाइलोरिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल। ऐसे ही यकृत के अंदर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं कुफर सेल। मैं इस पॉइंट को लिखवा देता हूं कि किसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, क्योंकि ये आजकल साइंस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्पेशल कोशिकाओं के नाम, स्पेशल कोशिकाओं के नाम। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आमाशय में स्पेशल कोशिकाएं कौन सी हैं। तो देखिए आमाशय में पाइलोरिक सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल को ही बोलते हैं चीफ सेल या इनको बोलते हैं पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। फिर हम लोग आते हैं यकृत में। यकृत में स्पेशल कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं कुफर सेल, कुफर सेल। और ये जीवाणु भोजी हैं। हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाएगा तो उसको खाने का काम ये करेंगी जीवाणु भोजी। तीसरा पैनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय में भी कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं। अग्नाशय यहाँ पर है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंग, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। और फिर छोटी आंत में भी कुछ पाई जाती हैं, छोटी आंत। यहां पर पाई जाती हैं गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल या इनको बोलते हैं जी सेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं, कहां पर पाई जाती हैं वो मैंने लिखवाया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए ये था जनरल साइंस की बायोलॉजी सीरीज में चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने मानव में भोजन और पाचन तंत्र को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सिंपल इसको वॉच करिए, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब आप लोग इसको वॉच करें तब इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो तो हमारे पास उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम के समय में हम लोग इसका रिवीजन बहुत जल्दी कर सकें। तो देखिए
आप लोगों को लगे ये वीडियो नॉलेजफुल है, फ्रूटफुल है, तो आप लोग इसको शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करें। और जब आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो वहाँ पर एक बेल आइकन भी आता है, अगर आप लोग उसको प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो मैं आप लोगों को डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू।